Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुमार गुरु पीडीएफ क्लासेस में। महाकाल सीरीज के एपिसोड 2 का रिवीजन करेंगे दोस्तों हम लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश विशेष में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 2,43,286 किलोमीटर। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल कुल कितना है? तो ये आपका 6.16% है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो वन क्षेत्रफल है ये आपका भदोही डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत ये भी आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही है। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत ये आपका भदोही डिस्ट्रिक्ट में है। सर्वाधिक वन वृद्धि हुई दोस्तों सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, और सर्वाधिक वन की कमी जो हुई आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हुई। पहली वन नीति आई थी दोस्तों 1952 में आई थी, और 17वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट 2022 में आई हुई है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपकी रामपुर में स्थापित हुई है। और जारी करता है इसके दोस्तों की जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्तमान समय में दोस्तों पर्यावरण मंत्री आपके हैं भूपेंद्र यादव हैं, और इसका प्रकाशन किया भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और भारत का कुल वन क्षेत्रफल है दोस्तों 24.62%। ये आपका भारत का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल है। ठीक है, पहला वन रिपोर्ट आई थी दोस्तों आपकी 1987 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपके मध्य प्रदेश में है, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल हरियाणा में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत दोस्तों ये आपका मिजोरम में है, और न्यूनतम वन प्रतिशत आपका हरियाणा में है। सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई दोस्तों? तो ये हुई है आपकी आंध्र प्रदेश में हुई है। लेजर तकनीकी पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला तारामंडल ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रामपुर उत्तर प्रदेश में। जवाहर नक्षत्रशाला है ये आपकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई दोस्तों। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों नए राज्य और निर्माण का, और वर्तमान जो राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं या मौजूदा नामों से इसके नामों में परिवर्तन करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 देखते हैं दोस्तों, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये आपके अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहला इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की। तीसरा है संगठन की। चौथा आंदोलन की। और पांचवा है आपका निवास स्थान की। और आखिरी है छठवां व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए विशेष दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 देखते हैं दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का ए में देखता हूँ दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 21 ए में है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार इससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दोस्तों अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये आपकी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 39 के ए में निःशुल्क विधिक सहायता इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन इसका संगठन के लिए आपका इससे संबंधित है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा इससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 में देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण इससे संबंधित है आपके अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यह आपका अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों भारत की जो विदेश नीति है
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 है जो राष्ट्रपति का चुनाव इससे संबंधित है। अनुच्छेद 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद जो 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 57 है दोस्तों निर्विरोध हेतु पात्रता इससे संबंधित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 61 में है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद इसका निपटारा अनुच्छेद 71 के तहत होता है। और अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक यानी कार्यपालिका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति इससे संबंधित है। अनुच्छेद 153 जो है राज्य का एक राज्यपाल होगा इससे संबंधित है। अनुच्छेद 165 दोस्तों राज्य का जो अधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 148 में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 161 में। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद ये आपका 229 होगा। 229 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 124 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। यहाँ भी दोस्तों आपका 129 होगा। 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है। और अनुच्छेद 124 में भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की जो संचित निधि होगा इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 266 में। 267 में दोस्तों 267 में आकस्मिक निधि इसका उल्लेख है इसमें। और अनुच्छेद 246A में जीएसटी से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 212 में अनुच्छेद 112 में अनुच्छेद 112 में केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो आपका अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 202 में दोस्तों राज्य की जो वार्षिक वित्तीय विवरण इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायत से संबंधित है और यह इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है। अनुच्छेद 315 दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग इससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इससे संबंधित है। ठीक, आगे देखिए, अनुच्छेद 338A दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये आपका 89 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और अनुच्छेद 338B ये आपका पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 343 इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है दोस्तों। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाता है केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 20 अनुच्छेद आपका 15, 16, 19, 29 और आपका 30। ये आपके 5 अनुच्छेद जो हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए 15, 16, 19, 29 और 30। आगे देखते हैं दोस्तों, जो भूगोल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसका देखते हैं दोस्तों। माउंट कोटोपैक्सी दोस्तों ये आपके इक्वाडोर में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सिनामुंग जो है इंडोनेशिया में है। जो माउंट क्राकोओला है ये आपका इंडोनेशिया में है। ये दोस्तों प्रमुख जो है आपके ज्वालामुखी हैं इससे संबंधित है। कौन सी ज्वालामुखी यानी कहाँ पर स्थित है इसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। माउंट मेरापी है दोस्तों
इंडोनेशिया में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। माउंट सेमोरू जो है, सेमोरू ये आपका इंडोनेशिया में है। माउंट एटना ज्वालामुखी आपका इटली में है दोस्तों। और माउंट विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये भी आपका इटली में है। माउंट ताल ज्वालामुखी आपकी फिलीपींस में दोस्तों। और माउंट पोप जो है म्यांमार में है। देवबंद ज्वालामुखी दोस्तों ईरान में है। और माउंट फ्यूजियामा जो है जापान में। माउंट एसो ज्वालामुखी ये भी आपका जापान में है। मोला लोआ ज्वालामुखी दोस्तों हवाई द्वीप अमेरिका में है। और किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, जो प्रमुख जो विश्व की जो प्रमुख पर्वत चोटी हैं दोस्तों, कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, इसको मैंने उल्लेख किया है। आगे देखिए दोस्तों, माउंट किलिमंजारो जो है ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। माउंट जो विसन मैसिफ है ये अंटार्कटिक महाद्वीप में। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा ये आपकी नेपाल में है। माउंट कोसियस जो है ग्रेट डिवाइडियन रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। माउंट एल्ब्रूस है दोस्तों काकेशस पर्वत, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी माउंट एल्ब्रूस है। माउंट मैकिनले या डेनाली जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। माउंट एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला है ये आपकी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। जो माउंट कंचनजंगा ये आपकी सिक्किम भारत में पाई जाती है। केटू या गाडविन ऑस्टिन या काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और दक्षिणी जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ये आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी धूपगढ़ है दोस्तों। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी माउंट एवरेस्ट ये आपकी नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों माउंट केटू है, यानी एक गेडू माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन है। आगे देख दोस्तों, जो प्रमुख घास के मैदान है इसे देखते हैं। प्रेरिज घास का मैदान ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। पम्पाज घास का मैदान ये आपका अर्जेंटीना में दोस्तों। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। बेल्ट्स जो घास का मैदान है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ये आपका ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। आगे देखिए, पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी में है। स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है स्टेपिज घास का मैदान। आगे देखिए, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड स्टेपिज घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों। हंगरी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं इसे देखते हैं दोस्तों। सहारा मरुस्थल दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और यह आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान इसके बीच में स्थित है दोस्तों। गिब्सन मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अल नेफूद मरुस्थल सऊदी अरब में पाया जाता है दोस्तों। रब अल खाली मरुस्थल ये भी आपका सऊदी अरब में है। आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। तकला मकान है ये आपका चीन में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया ये आपका शीत मरुस्थल कहा जाता है इसे। और अटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ये आपका अटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली में पाया जाता है। विश्व का सबसे जो शीत मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है दोस्तों। दस्त ए लुत मरुस्थल ये आपका ईरान में पाया जाता है दोस्तों। और दस्त ए कबीर ये भी आपका ईरान में पाया जाता है। आगे देखिए, जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों इसे देखते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी लिम्पोपो नदी है। भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये भी आपकी लिम्पोपो नदी दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आगे देखिए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखिए दोस्तों, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है तो मिस्र को कहा जाता है। और नर्मदा नदी का वो जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। सीन नदी जो है सोन नदी इसका उद्गम स्थल सोन नदी का आपका अमरकंटक है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये आपकी यांगटीसी नदी है। इसे चीन का शोक कहा जाता है। ये आपकी यांगटीसी कहाँ पाई जाती है तो चाइना में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी दोस्तों। और विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों मेडिरा नदी, ये अमेजन की सहायक नदी है। सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है दोस्तों डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है। आगे देखिए, डेन्यूब नदी को दोस्तों सीन रिवर भी कहा जाता है, सीन रिवर। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका चंदौली यूपी का पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव
और यह यूपी का आपका पहला पक्षी विहार है। माटा टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। आगे देखिए, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम रामसर साइट है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बेतवा नदी जो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो बेतवा आपकी यमुना की सहायक नदी है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। रामसर सम्मेलन आपको दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ आपका 2 फरवरी 1971 में हुआ रामसर ईरान में। और इसका उद्देश्य दोस्तों आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। और यह प्रभावी कब से हुआ, तो ये आपका हुआ आपका प्रभावी 1975 से। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। और 2023 की थीम रही इसकी दोस्तों वेटलैंड रिस्टोरेशन। आगे देखिए, भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या दोस्तों 75 है। और सर्वाधिक रामसर साइट्स है आपकी तमिलनाडु में 14 है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बहराइच में है और ये आपका 1977 में से मान्यता मिली। रामपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट में है, 1977 में से मान्यता मिली। और भारत का नवीनतम जो 53वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, ये आपका 16वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये आपका बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती तीनों में पाया जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों ये आपका उन्नाव में है और उसे 1984 में मान्यता मिली। लाख बहोसी जो वन्यजीव विहार है आपका कन्नौज में स्थित है दोस्तों। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है दोस्तों। पार्वती अरग्गा पक्षी विहार ये आपका गोंडा में स्थित है। ये दोस्तों ये जो ज़िले हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। आगे देखिए, सुरहा ताल पक्षी विहार आपका बलिया में स्थित है दोस्तों। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुर सरोवर पक्षी विहार ये फेमस दोस्तों आगरा में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका कुंडा में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट की संख्या दोस्तों 10 है। पहला है इसमें नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा है पार्वती अर्ग पक्षी विहार, तीसरा है समन पक्षी विहार, चौथा है दोस्तों समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पाँचवा है पक्षी सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, छठवां है दोस्तों सरसई नवल झील है, सातवां है सुर सरोवर है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में हुई दोस्तों। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये आपका बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड यूपी में है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और चौथा है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। भारत में आखिरी बार बाघों की गणना कब हुई थी, तो यह हुई थी आपकी 2018 में। इसके अनुसार दोस्तों भारत में जो बाघों की कुल संख्या है 2967 है। और सर्वाधिक टाइगर इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दूसरा सर्वे सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों भारत में, तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक में। और बाघों की संख्या इसमें 524 है। केन बेतवा लिंक दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 29 जुलाई को। और भारत का नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई ये आपका असम में है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का नवीनतम एवं 33वां जो हाथी रिजर्व है ये आपका तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उसके लेखक कौन कौन हैं इसको देखते हैं दोस्तों। रेहला जो पुस्तक है इब्न बतूता ने लिखी थी दोस्तों। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं आपके बाण भट्ट। जो हर्ष चरित्र है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। रत्नावली भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। आगे देखिए दोस्तों, राज तरंगिणी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास को दर्शाया गया है। आगे देखिए, इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया दोस्तों। आगे देखिए, कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया और ये जैन धर्म की पुस्तक है। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई दोस्तों, अश्वघोष। और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई। सी यू की ये आपकी वेनसांग के द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई दोस्तों। मुद्रा राक्षस ये आपका जासूसी ग्रंथ है और यह आपकी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। मृच्छकटिकन दोस्तों शूद्रक के द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद के लेखक आपके हैं जयदेव हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक दोस्तों अबुल फजल हैं। और आईने अकबरी के भी लेखक आपके अबुल फजल हैं। बृहद संहिता दोस्तों वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आगे देखिए, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया दोस्तों। और लीलावती पुस्तक के लेखक हैं आपके भास्कराचार्य हैं। अमुक्त माल्यता ग्रंथ दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया। महाभाष्य ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया दोस्तों। और कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। मालविका अग्निमित्रम दोस्तों कालिदास का लिखा गया। मालविका अग्निमित्रम कालिदास। ठीक है,
रघुवंशम ऋतु संहार ये आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो ये आपकी चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखी गई दोस्तों। और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक रहे आपके दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। विश्व इतिहास की झलक ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई दोस्तों। बंदी जीवन ये आपके सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई दोस्तों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह भी आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई दोस्तों। आगे देखिए विंग्स ऑफ फायर ये आपकी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी इसके लेखक रहे आपके महात्मा ज्योतिबा फुले। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक रहे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई दोस्तों। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई दोस्तों। गोल्डन सोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई। आगे देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रहे रविंद्रनाथ टैगोर और इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नील दर्पण पुस्तक के लेखक रहे दीनबंधु मित्र रहे दोस्तों। पद्मावत पुस्तक के लेखक रहे मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए खजाइन उल पुस्तक के लेखक रहे दोस्तों फतुह अमीर खुसरो रहे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक रहे विल स्मिथ रहे दोस्तों। तोता ए हिंद पुस्तक के लेखक रहे अमीर खुसरो। जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। पहला खाद्य संरक्षण संग्रहालय खोला गया दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में। पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया दोस्तों। पहला ओपेक रॉक संग्रहालय जो हैदराबाद में स्थित है। पहला जो डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ में स्थापित है दोस्तों। तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये आपका राजमुंदरी में स्थित है। और CAZRI इसका मुख्यालय आपका जोधपुर में और नीरी का मुख्यालय है नागपुर में। आगे देखिए दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है दोस्तों। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है दोस्तों। और राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है दोस्तों। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए सेंट्रल ड्रग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है। ठीक है आगे देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। और कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में ही है। आगे देखिए इंडियन पल्सेज यानी दाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपकी कानपुर में स्थित है। और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये भी कानपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है दोस्तों। और राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। आगे देखिए भारतीय कानून औद्योगिक संस्थान भदोही संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये भी वाराणसी में दोस्तों। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान संस्थान इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है तो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में। आगे देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला दोस्तों नीलमणि फूफन को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दोस्तों एनी एनॉक्स को मिला, ये आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। और 32वां बिहारी सम्मान मिला 2022 का माधव हाडा को। और पचरंगी चोला पहन सकी इस उपन्यास के लिए मिला। ठीक है आगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा का मिला दोस्तों बद्री नारायण को मिला। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह इसके लिए दिया गया। ठीक है अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का अनुराधा राय को मिला। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड इसके लिए मिला। और सरस्वती सम्मान 2023 का शिव शंकरी को दिया गया दोस्तों। व्यास सम्मान 2023 का ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। ग्रैमी अवार्ड 2023 मिला दोस्तों रिकी क्वेज को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पो डिवोना को मिला और यह आपकी बुल्गारिया से संबंधित है। और इसका टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया जॉर्जी को दिया गया। ठीक है और लिपजिंग पुरस्कार 2023 मिला दोस्तों मारिया स्टेपानोवा को मिला और ये आपकी रूसी लेखिका है दोस्तों। पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 मिला फहमीदा अजीम को मिला दोस्तों।
और एबेल पुरस्कार 2023 मिला लुइस कैफेरेली को मिला, और ये आपके अर्जेंटीना से संबंधित है। और मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरी बालकृष्णन को मिला दोस्तों। और प्रिट्जकर अवार्ड 2023 मिला आपका डेविड चिपरफील्ड को। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 2 का रिवीजन। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.